दिसंबर 2008। मुंबई के ताज होटल के बाहर धुआं उठ रहा था। गोलियों की आवाज गूंज रही थी और पूरा देश सदमे में था। लेकिन उस समय बहुत कम लोग जानते थे कि मुंबई हमला सिर्फ शुरुआत थी, एक बहुत बड़े षड्यंत्र का पहला चरण, एक ऐसी योजना जिसमें भारत के 10 प्रमुख शहरों को निशाना बनाना था। और अगर वो योजना सफल हो जाती तो आज भारत का नक्शा ही कुछ और होता। ये कहानी है उस अदृश्य युद्ध की जो हमारी सीमाओं के पार और भीतर दोनों जगह लड़ा गया। ये कहानी है रॉ के उन जासूसों की जिन्होंने अपनी पहचान छुपाकर, अपनी जान दांव पर लगाकर भारत को एक भयानक तबाही से बचाया। 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई में आतंकी हमला हो चुका था, लेकिन रॉ के मुख्यालय में तब भी बत्ती जल रही थी, क्योंकि वहां के अधिकारियों को पता था कि ये केवल शुरुआत है। कुछ महीने पहले से ही पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाली खुफिया जानकारियों में कुछ अजीब पैटर्न दिखाई दे रहे थे। रॉ के तत्कालीन चीफ केसी वर्मा को याद है वो दिन जब पहली बार इस बड़े षड्यंत्र का पता चला था। अक्टूबर 2008 में उनके एक एजेंट ने कराची से एक कोडेड मैसेज भेजा था। मैसेज में सिर्फ लिखा था, दशहरा के बाद दिवाली आएगी। पहले तो ये एक सामान्य त्योहारी संदेश लगा, लेकिन जब इसे रॉ के क्रिप्टोग्राफिक विभाग ने डिकोड किया तो सामने आई एक चौंकाने वाली सच्चाई। दशहरा का मतलब था मुंबई हमला और दिवाली का मतलब था उसके बाद आने वाले 9 और हमले। आईएसआई के गुप्त दस्तावेज जो बाद में रॉ के हाथ लगे, उनमें प्रोजेक्ट 10 सिर का जिक्र था। रावण के 10 सिरों की तरह भारत के 10 शहरों को एक साथ निशाना बनाने की योजना। मुंबई पहला सिर था जो पहले ही कट चुका था। अब बारी थी बाकी 9 शहरों की। यहाँ से शुरू होती है वो दास्तान जिसे आज तक पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें वे तरीके और वे लोग शामिल हैं जिन्हें आज भी गुप्त रखना जरूरी है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर और लखनऊ, ये थे वे 9 शहर जो आईएसआई और उसके सहयोगी संगठनों की हिट लिस्ट में थे। हर शहर के लिए अलग अलग तरीके की योजना थी। कहीं ट्रेन स्टेशन पर बम विस्फोट, कहीं मॉल में आत्मघाती हमला, तो कहीं सरकारी इमारतों पर सीधा आक्रमण। रॉ एजेंट कोड नेम वीर, जो उस समय ढाका में तैनात था, उसने दिसंबर के पहले हफ्ते में एक महत्वपूर्ण खुलासा किया। बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से हथियारों का एक बड़ा जखीरा भारत की सीमा में घुसाया जाने वाला था। ये हथियार उन 9 शहरों के हमलों के लिए थे। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। रॉ को पता चला कि ये सब कुछ सिर्फ पाकिस्तान की आईएसआई का खेल नहीं था, इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय तत्व भी शामिल थे। चीनी खुफिया एजेंसी एमएसएस भी इस पूरे ऑपरेशन को फंड कर रही थी। जनवरी 2009, रॉ का गुप्त बैठक। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने एक क्लासिफाइड रिपोर्ट रखी गई। रिपोर्ट में लिखा था कि अगले 6 महीने के अंदर भारत के 9 शहरों पर समन्वित हमले हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने तुरंत रॉ को पूरी छूट दे दी, जो भी करना हो करो, लेकिन ये हमले नहीं होने चाहिए। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन रेड अलर्ट। पहला कदम था इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करना। रॉ के एजेंट्स को पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और यहाँ तक कि चीन में भी भेजा गया। लक्ष्य था दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखना। एजेंट कोड नेम अर्जुन, जो कराची में एक बिजनेसमैन के रूप में रह रहा था, उसने फरवरी 2009 में एक चौंकाने वाली जानकारी दी। उसे पता चला था कि आईएसआई ने भारत के अंदर एक पूरा स्लीपर सेल नेटवर्क बनाया हुआ था। ये स्लीपर सेल्स उन 9 शहरों में पहले से ही मौजूद थे और सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। इन स्लीपर सेल्स की पहचान करना रॉ के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ये लोग सालों से भारत में रह रहे थे, सामान्य जिंदगी जी रहे थे और किसी को भी संदेह नहीं था कि ये दरअसल आतंकवादी हैं। मार्च 2009, दिल्ली। रॉ के विश्लेषण विभाग ने कुछ अजीब पैटर्न नोटिस किए। पिछले कुछ महीनों में कई लोगों ने अपने बैंक अकाउंट्स बंद किए थे, कई लोगों ने अचानक अपनी नौकरी छोड़ दी थी और कुछ लोग अपने परिवारों को वापस अपने गांव भेजने लगे थे। ये सब एक साथ हो रहा था और रॉ के विशेषज्ञों को लगा कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक प्रेपरेशन थी कुछ बड़े के लिए। एजेंट कोड नेम भीम, जो बेंगलोर में काम कर रहा था, उसने अप्रैल में एक महत्वपूर्ण डिस्कवरी की। उसे पता चला कि शहर के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से बड़ी मात्रा में टाइमर, वायर्स और बैटरियां खरीदी जा रही थीं। और ये खरीदारी कुछ ऐसे लोग कर रहे थे जिनका इन चीज़ों से कोई प्रोफेशनल लेना देना नहीं था। यहीं से रॉ को अंदाज़ा लगा कि हमलावर अब अपने वेपन्स तैयार करने में जुट गए हैं।
मई 2009 की एक रात चेन्नई में रॉ के एक इन्फॉर्मेंट ने बताया कि उसने कुछ लोगों को अजीब तरीके से ट्रेनिंग करते देखा है। ये ट्रेनिंग किसी फैक्ट्री के पुराने शेड में हो रही थी और ये लोग रात के अंधेरे में वहां जाते थे। रॉ की सर्वेलेंस टीम ने उस जगह को मॉनिटर करना शुरू किया। जो वे वहां देख रहे थे वो बेहद चिंताजनक था। ये लोग बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहे थे, आत्मघाती हमले की प्रैक्टिस कर रहे थे और सबसे खतरनाक बात ये थी कि वे बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में भी जानकारी ले रहे थे। जून 2009, कोलकाता। यहाँ रॉक एजेंट्स ने एक और चौंकाने वाली जानकारी दी। उन्होंने देखा कि शहर के कुछ अस्पतालों से बड़ी मात्रा में मेडिकल सप्लाईज चोरी हो रही थीं, खासकर वी केमिकल्स जो बायोलॉजिकल अटैक्स में इस्तेमाल किए जा सकते थे। अब रॉ को समझ आया कि दुश्मन की योजना सिर्फ बम विस्फोट तक सीमित नहीं थी, वे बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी करने की सोच रहे थे। जुलाई 2009 में रॉ को अपनी सबसे बड़ी सफलता मिली। एजेंट कोड नेम कर्ण, जो लाहौर में अंडरकवर था, उसे आईएसआई के एक अधिकारी के कंप्यूटर तक एक्सेस मिल गया। उस कंप्यूटर में प्रोजेक्ट 10 सिर की पूरी डिटेल्स थीं। इस डॉक्यूमेंट से पता चला कि हमले 15 अगस्त 2009 को होने थे, स्वतंत्रता दिवस के दिन, जब पूरा देश जश्न मना रहा होता। उसी दिन ये 9 शहरों पर एक साथ हमला करने की योजना थी। हमले का समय भी तय था, सुबह 11 बजे, ठीक उसी समय जब प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्र को संबोधित कर रहे होते। अब रॉ के पास सिर्फ 1 महीना बचा था। तुरंत ऑपरेशन रेड अलर्ट को अंतिम चरण में ले जाया गया। सभी 9 शहरों में रॉ के एजेंट्स को एक्टिवेट किया गया। स्थानीय पुलिस को बिना पूरी जानकारी दिए कुछ स्पेसिफिक एरियाज को मॉनिटर करने को कहा गया। दिल्ली में रॉ के एजेंट्स ने पाया कि कुछ लोग कनॉट प्लेस के पास एक बिल्डिंग में सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहे थे। जब वहां रेड की गई तो मिले 50 केजी RDX, AK-47 राइफल्स और सुइसाइड वेस्ट। कोलकाता में एक फेक मेडिकल क्लिनिक का भेद खुला, जहां बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार किए जा रहे थे। यहां से एंथ्रैक्स और अन्य डेडली बैक्टीरिया के सैंपल्स मिले। चेन्नई में उस फैक्ट्री के शेड से पूरा बॉम्ब मेकिंग यूनिट मिला, 200 केजी एक्सप्लोसिव्स, टाइमर्स और डिटेल्ड मैप्स ऑफ द सिटी के साथ। बैंगलोर में IT सेक्टर को टारगेट करने वाला एक पूरा प्लान मिला। साइबर अटैक्स के साथ साथ फिजिकल अटैक्स की भी तैयारी थी। हैदराबाद में चार मीनार के पास छुपाए गए वेपन्स का जखीरा मिला। पुणे में कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच इन्फिल्ट्रेट किए गए टेररिस्ट्स का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। अहमदाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया को टारगेट करने वाले टेररिस्ट्स गिरफ्तार किए गए। जयपुर में टूरिस्ट प्लेसेस पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे लोग पकड़े गए। लखनऊ में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की डिटेल्ड ब्लूप्रिंट्स के साथ टेररिस्ट्स का एक ग्रुप अरेस्ट हुआ। अगस्त 14, 2009 की रात रॉ का ये ऑपरेशन अपने क्लाइमैक्स पर था। एक साथ 9 शहरों में कोऑर्डिनेटेड रेड्स हुई। कुल मिलाकर 47 टेररिस्ट्स गिरफ्तार किए गए, 500 केजी से ज़्यादा एक्सप्लोजिव जब्त किए गए और बायोलॉजिकल वेपन्स का पूरा स्टॉक डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये सब कुछ इतनी गुप्तता से किया गया कि मीडिया को भी पूरी जानकारी नहीं थी, क्योंकि रॉ का मकसद सिर्फ अटैक्स को रोकना था, पब्लिसिटी पाना नहीं। अगस्त 15, 2009, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लाल किले से राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। करोड़ों भारतवासी टीवी पर ये स्पीच देख रहे थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि कुछ घंटे पहले ही देश एक बड़ी तबाही से बच गया था। उस दिन भारत के 9 शहरों में मिलियंस ऑफ लोग सामान्य रूप से अपना दिन बिता रहे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, ऑफिस वर्कर्स अपने काम में बिजी थे, बुजुर्ग पार्क्स में टहल रहे थे। कोई नहीं जानता था कि वे सभी डेथ के इतने करीब थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऑपरेशन रेड अलर्ट की सफलता के बाद रॉ को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। आईएसआई में एक बैकअप प्लान भी तैयार किया था। अगर पहली योजना फेल हो जाती तो वे दिवाली के दिन फिर से अटैक करने वाले थे। सितंबर 2009 से अक्टूबर 2009 तक रॉ के एजेंट्स को फिर से एक्टिव होना पड़ा। इस बार दुश्मन और भी ज्यादा केयरफुल था। वे जानते थे कि उनका नेटवर्क एक्सपोज हो चुका है, इसलिए वे नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। एजेंट कोड नेम युधिष्ठिर, जो इस्लामाबाद में पोस्टेड था, उसने बताया कि आईएसआई अब लोन वुल्फ अटैकर्स का इस्तेमाल करने की सोच रही थी, यानी ऐसे लोग जिनका किसी ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट कनेक्शन ना हो, लेकिन जो आइडियोलॉजी से मोटिवेटेड होकर अटैक्स करें। ये एक नई चैलेंज थी रॉ के लिए, क्योंकि लोन वुल्फ्स को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। अक्टूबर 2009, दिवाली से एक हफ्ता पहले रॉ के साइबर सेल को पता चला कि इंटरनेट पर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही हैं। कई फेक अकाउंट्स बनाए जा रहे थे, इनक्रिप्टेड मैसेजेस भेजे जा रहे थे और बॉम्ब मेकिंग ट्यूटोरियल्स डाउनलोड किए जा रहे थे। रॉ के साइबर एक्सपर्ट्स ने इन सभी डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रैक किया
और जो पैटर्न उन्होंने देखा वो बेहद चिंताजनक था। ये सारी एक्टिविटी भारत के अंदर से हो रही थी। दिवाली से 3 दिन पहले रॉ को कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस मिली। मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में 3 लोन वुल्व्स एक्टिवेट हो चुके थे और वे दिवाली की रात क्राउडेड मार्केट्स में सुसाइड अटैक्स करने वाले थे। तुरंत इन तीनों शहरों में हाई अलर्ट घोषित किया गया। लेकिन इस बार प्रॉब्लम ये थी कि रॉ को पता नहीं था कि ये अटैकर्स कौन हैं और वे कहाँ हैं। यहाँ रॉ ने एक रेवोल्यूशनरी टेक्निक का इस्तेमाल किया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स का सहारा लिया। सभी सीसीटीवी कैमरास, मोबाइल टावर डेटा, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस और इंटरनेट एक्टिविटीज़ को एक साथ एनालाइज किया गया। 48 आवर्स की इंटेंसिव एनालिसिस के बाद तीनों सस्पेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन हो गई। मुंबई में एक 23 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट, दिल्ली में एक 35 साल का टैक्सी ड्राइवर और कोलकाता में एक 28 साल का शॉपकीपर। ये तीनों बिल्कुल नॉर्मल लोग लग रहे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इन्होंने अपना बिहेवियर पूरी तरह से बदल दिया था। दिवाली की शाम रॉ के एजेंट्स ने एक साथ तीनों को अरेस्ट कर लिया। मुंबई के स्टूडेंट के पास पावरफुल एक्सप्लोसिव बेल्ट था, दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर ने अपनी कार में बॉम्ब छुपा रहा था और कोलकाता के शॉपकीपर ने अपनी दुकान को ही बॉम्ब बना दिया था। इस तरह एक बार फिर रॉ ने भारत को एक बड़ी तबाही से बचाया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरा ऑपरेशन आज तक क्लासिफाइड है। रॉ के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इसका डिटेल्ड मेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स और सोर्सेज का इस्तेमाल हुआ था जिन्हें आज भी सीक्रेट रखा जाना जरूरी है। फरवरी 2010 में तत्कालीन रॉ चीफ के.सी. वर्मा ने प्रधानमंत्री को एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में लिखा था कि ऑपरेशन रेड अलर्ट पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है। ISI का प्रोजेक्ट 10 सिर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया है। लेकिन रिपोर्ट में ये भी वार्निंग थी कि दुश्मन अब नए तरीके सोच रहा है। साइबर वॉरफेयर, बायोलॉजिकल अटैक्स और इकोनॉमिक टेररिज्म के नए मेथड्स डेवलप किए जा रहे हैं। आज 2024 में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बात समझ आती है, रॉ के उन अनोनिमस हीरोज़ ने सिर्फ हमारी जान ही नहीं बचाई, बल्कि हमारे देश का फ्यूचर भी बचाया। अगर वे 9 अटैक्स सक्सेसफुल हो जाते तो आज भारत की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्थिति कुछ और ही होती। हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाता, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुक जाती और सबसे बड़ी बात ये होती कि लोगों के मन में टेरर का एक परमानेंट डर बैठ जाता। आज भी रॉ के उन एजेंट्स की आइडेंटिटी सीक्रेट है। वे नॉर्मल सिटीजन्स की तरह हमारे बीच में ही रहते हैं। कोई टैक्सी ड्राइवर, कोई टीचर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वे अपनी जान दांव पर लगाकर देश की रक्षा करने को तैयार रहते हैं। ऑपरेशन रेड अलर्ट की ये कहानी हमें बताती है कि भारत की सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर्स पर तैनात सोल्जर्स पर ही निर्भर नहीं है। ये उन हज़ारों इनविजिबल गार्डियंस पर भी निर्भर है जो शैडो में रहकर हमारी रक्षा करते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी विक्ट्रीज वे होती हैं जिनके बारे में दुनिया को कभी पता नहीं चलता, क्योंकि सफलता का मतलब ये है कि कुछ बुरा होने से पहले ही उसे रोक दिया गया। भारत के वो 9 शहर आज भी सेफ हैं क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी ड्यूटी को अपनी जान से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा। उन्होंने प्रूव किया कि व्हेन द नेशन कॉल्स वी आंसर। यही है असली राष्ट्रभक्ति का मतलब। शो ऑफ नहीं, सैक्रिफाइस। क्रेडिट नहीं, कमिटमेंट। फेम नहीं, फेयरलेसनेस। ऑपरेशन रेड अलर्ट एक ऐसा मिशन जो हिस्ट्री बुक्स में शायद कभी नहीं आएगा, लेकिन भारत के करोड़ों लोगों की जिंदगी में हमेशा के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल गया। आखिर में एक सवाल, क्या हम उन अनोनिमस हीरोज़ के सैक्रिफाइस की वैल्यू करते हैं? क्या हम समझते हैं कि हमारी पीसफुल जिंदगी के पीछे कितने लोगों की स्लीपलेस नाइट्स हैं? अगली बार जब आप सेफली अपने घर पहुंचें, मार्केट में शॉपिंग करें या बच्चों के साथ पार्क में खेलें, तो एक बार उन इनविजिबल गार्डियंस को भी याद करिएगा जो आपकी इस सेफ्टी के लिए अपनी जान दांव पर लगाते रहते हैं। ये थी ऑपरेशन रेड अलर्ट की अनटोल्ड स्टोरी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि देश की सुरक्षा में हम सभी की जिम्मेदारी है। कोई यूनिफॉर्म पहनकर, कोई शैडो में रहकर और कोई अपनी डेली लाइफ में अलर्ट रहकर। जय हिंद।